हेलो स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था उसमें हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कार्बन की टेट्रावेलेंसी और हाइब्रिडाइजेशन। देन हम मूव करते हैं और टॉपिक्स पे जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। मोस्टली इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे कि हमने माना CX है, CH है, ठीक है। क्या होता है कि अगर हमें कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, इलेक्ट्रॉन इनमें कितने, किस पास कहाँ कितने ज़्यादा, ये हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्योंकि हम रिएक्शन में क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड्स को बनाते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे C से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H की इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे हो गया। जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं। इन्हीं सब डिस्प्लेसमेंट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, अब एक जनरल हमारा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। इन दोनों से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ये होता है हमारा सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ओके, अब सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, जिन पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे रिएक्शन डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो सकती है इनकी, या फिर कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी की, सॉरी ये बिलो द एंड ये अबव, मतलब मोर एंड लेस। ओके, अगर किसी की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उस पर अटैक कौन कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये भी इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, हम ऐसे लिख लेंगे। और जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, अब देखिए अगर जिसकी भी यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस पर कौन अटैक करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो लेस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर अटैकिंग रीजन वाला जो होगा वो सबस्ट्रेट पे रिएक्ट कर रहा है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है उस पर कौन अटैक करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ओके, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है जिसको हम हर रिएक्शन में फॉलो करते हैं। अब कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है किसी भी मॉलिक्यूल की और कैसे ज़्यादा होती है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, ठीक, जो कि हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट, ठीक है, और एक टेम्परेरी। परमानेंट में 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया हमारा, मीजोमरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया। ओके, एंड टेम्परेरी में हमारा एक मेन टाइप आता है। अच्छा, इनका मतलब क्या हुआ परमानेंट और टेम्परेरी का, वो हम समझते हैं। परमानेंट का मतलब हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट परमानेंट प्रेजेंट रहता है। मींस आप अगर कोई रीजन डालिए या ना डालिए पर हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। पर टेम्परेरी का तभी होता है जब हम कोई भी रीजन, अटैकिंग रीजन उस पर डालते हैं। ओके, उसके पहले हम उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखते हैं, तो उसमें आता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड हमारा करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसको मेनली EN से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। हाँ,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इसमें इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पर हाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। सिर्फ वो, मान लीजिए कैसे समझेंगे हम इसे, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है और ये हम मान लेते हैं कोई भी एटम है जिसका क्या है, S की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो हमारी C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो X है ना ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे अगर इन दोनों बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लीजिए सेम है, तब क्या होगा, 2 यहाँ पे ही रहेंगे। मगर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा हो गई है तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी तरफ ज़्यादा हो जाएंगे। मीन्स ये कैसा हो जाएगा, ये मान लीजिए था और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, पर एक बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो बॉन्ड है क्लीव नहीं होगा। ओके, ये टूटता नहीं है, इन पे पार्शियली निगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बट ये आयनाइज नहीं होते। ओके, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक तो हमने ये केस समझ लिया, अगर एक हमारे पास और केस होता जिसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती, तब हम क्या कर सकते थे, जैसे कि हमने एक ये ले लें और एक कार्बन ले लें। ठीक है, तो अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी, तब क्या होगा, इनके बॉन्ड डिलोकलाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये सेंटर में ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी C1 C2 से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, C1 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी C2 की इलेक्ट्रोनिगेटिव के इक्वल है। ओके, अच्छा एक और तीसरा केस बन सकता है, क्या बन सकता है कि मानिए C की इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये एक हम मान लेते हैं, चलिए इसमें XC मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो C से कम है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि इस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम है, तो क्या हुआ, कार्बन अपनी तरफ अब अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, कैसा हमें दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। X रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कोई भी एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, और यहाँ पे कर रहा था जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, एक रेस्पेक्टिव टर्म होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हम दूसरे एटम के रेस्पेक्टिव में देखते हैं कि किससे कम है और किससे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इसके कार्बन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है X से। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा पहला आज का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो कि है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, ये क्या डिपेंड करता है, ये मेनली क्या है, सिग्मा बॉन्ड की केमिस्ट्री है। ओके, फिर ये क्या है, हमने बताया था परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक, और क्यों होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, जो कि अभी हमने समझा है। ठीक है, अब इसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करने का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये है, हाँ ये मान लीजिए, या एक और देख लीजिए, ये हाँ मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होगा, अब सिग्मा कैसा लगेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ये लगता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड की तरफ। तो हमारे देखिए ये वाला अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मान लीजिए हम, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब अगर इसमें हमारा देखिए डबल बॉन्ड इन दोनों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता डबल बॉन्ड के होने से, हमारा इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इसका ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी C से ज़्यादा होती है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इसमें पाई बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस पे। ओके, क्या होता है इसका मतलब कि मान लीजिए कि एक कोई मॉलिक्यूल है,
जिसमें हमने मान लीजिए यहाँ पे F लगा लिया है। एक और कार्बन बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है C से, ठीक है, F की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ओके। अब ये सेकंड वाला भी तो खींचेगा, है ना, पर जो इसकी पुल करने की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। अब ये नहीं इसका मतलब है कि हमने इतने सारे डेल्टा लगा दिए तो इसका बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ गया, ये मतलब नहीं होता है इसका मतलब ये होता है कि और कम हुआ जा रहा है। जितना मैं डेल्टा यहाँ पे लगा रही हूँ उसका मतलब है कि और यहाँ पे ये कम होता जा रहा है इसमें। तो मतलब हमारा इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे सबसे ज़्यादा लगता है, और धीमे धीमे अगर हम अपनी कार्बन चेन को बढ़ाते हैं तो वो डिक्रीज़ करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अप टू 4 कार्बन ये वैलिड होता है, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के एक होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई, ठीक है। इनको समझने का एक और तरीका होता है, हम अगर प्लस आई को क्या बोल देते हैं, पुश, ठीक है, प्लस आई को हम पुश बोल देंगे, और अगर हम इसको पुल बोल दें तो हम और भी कायदे से समझ सकते हैं, ठीक है। पुश का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को हम पुश करते हैं, ठीक है। पुल का क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को हम पुल कर रहे हैं, ओके। माइनस आई को पुल से हम नोट करते हैं, ठीक। अब क्या होगा अगर हम देखें प्लस आई को हम कैसे देखेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और अगर हमारे पास माइनस आई में हमारे पास है कार्बन जिस पे OH लगा है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पे माइनस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पर अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 तो होते ही हैं। अब मान लीजिए एक और आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या करेगा वो यहाँ पे देगा, अब किसके थ्रू देगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पुश कर रहा है, ठीक है। हमने बताया था ना कि प्लस आई को हम प्लस पुश से समझ सकते हैं और माइनस आई को पुल से समझ सकते हैं। अब पुश कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये पुश कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीजन पुशिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कार्बन, ओके। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये अब यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पे माइनस आई का कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसके पास माइनस, इसके पास पॉजिटिव, मीन्स क्या कर रहा है ये जो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन के टर्म्स में हमने समझा है ना इसको। अब कार्बन क्या कर रहा है, अपनी तरफ से पुल कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे भेज रहा था और ये अपने आप को पुश कर रहा है, ठीक है। क्या पुश कर रहा है, देखो यहाँ पे फिर से समझते हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने से दूर भेज रहा है, जाओ तुम यहाँ से। अब यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करता है, कार्बन अपनी ओर खींचता है, तो ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम, ओके। कंप्लीट हो गया। अब हम और देखते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारी इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या इम्पैक्ट डालता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर। मीन्स क्या हुआ इसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमने अभी समझा कैसे इम्पैक्ट डालता है, अब हम परसेंटेज एस कैरेक्टर भी देखते हैं क्या होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के,
ओके, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले तो ये देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर है क्या। अब इसमें क्या होता है, हम सबसे कहते हैं कि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर जाता है, जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं, हम कहते हैं sp का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, फिर sp2 का, फिर sp3 का। मतलब क्या होता है कि हमारा पास कार्बन होता है, कोई भी एटम होता है, पहले तो न्यूक्लियस होता है, फिर s होती है, p होती है, फिर हमारी df आती है। ओके, तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर अगर किसी का ज़्यादा है तो उसका मतलब होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एस में लाई कर रहा है, ज़्यादा लाई कर रहा है। जितना ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एस सब शेल में होने की। ठीक है, अब सब शेल में अगर है तो क्या है, ये माइनस में है। ठीक है, ये जो है, अगर ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या, ये पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो तभी हम कहते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। अब देखिए, हमने बताया यहाँ पे अगर ये ऐसा है, अगर किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा अगर होती है किसी भी, अगर हम एटम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो वहाँ पे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो माइनस आई होता है, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कम है तो हम यहाँ पे देखते हैं प्लस आई कैरेक्टर। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। ये देखिए, ये वाला जो sp3 है ये क्या है, ये sp3 है। ठीक है, sp3 कार्बन है, और हम इसको क्या बोलेंगे, ये डबल बॉन्ड लगा है तो ये क्या हो जाएगा, sp2। अगर हम इनसे पूछें कि कौन सा ऐसा है जो माइनस आई शो करेगा और कौन सा है प्लस आई शो करेगा, तो क्या होगा, हमने बताया कि एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट पर करती है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस आई लगता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो प्लस आई लगता है। ठीक है, तो अब देखिए sp3 का क्या है, sp3 का क्या है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है तो हमारा प्लस आई लगता है, मीन्स ये ग्रुप हमारा प्लस आई हो गया, ये ग्रुप हमारा प्लस आई हो गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या होगा। अब देखो, अब हम कंपैरिजन करते हैं ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो भाई दूसरे वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1000% ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ ज़्यादा है तो इस ग्रुप का लगेगा माइनस आई। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का देखा था। ठीक है, sp3 और sp2 देखा था। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये तो देखिए हमारा sp2 हो गया और ये हमारा sp हो गया। ठीक है, sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे इसमें ये वाला ग्रुप हमारा माइनस आई लगाएगा, ज़्यादा है तो माइनस आई लगाएगा, अगर इससे कम है तो ये प्लस आई लगाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं हमारी इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, एक तो होती है कि ये हमारा बताता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स में क्या आते हैं हमारे आते हैं कार्बोकटायंस, कार्बो एनायंस, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, फिर ये क्या बताता है, एसिडिक प्लस बेसिक स्ट्रेंथ। और क्या बताता है ये, डाइपोल मोमेंट। ओके, अब हम इन सारे एप्लीकेशंस को वन बाय वन पढ़ते हैं।